पंजे अभी भी अजगर के दांतों को पकड़े हुए थे, लेकिन माइकल ने उन्हें खींच लिया ताकि तेज धार वाले ब्लेड उसे और गहरा न काट दें। उसकी जांघों से खून का फव्वारा फूट पड़ा। माइकल दर्द से कराह उठा, लेकिन दर्द उसे बचे हुए दुश्मनों से उनकी बची हुई जीवन शक्ति निचोड़ने से नहीं रोक पाया। बुलाए गए राक्षस और उसका साथी दोनों ही मारे गए। बचे हुए दुश्मनों के लिए माइकल ने कई हिमंदी तलवारें प्रकट करके उनके शरीरों को बार बार छेदकर यह सुनिश्चित किया कि वे पूरी तरह मर चुके हैं। मेली टेकुर एक मूर्ति की तरह लग रहा था। उसका पूरा शरीर जम गया था, उसकी आंखें घृणा से माइकल को घूर रही थीं। माइकल ने भी उसे घूरते हुए एथिर को लंबी तलवार के रूप में प्रकट किया और उसके सिर पर वार किया। तभी उसे टेकुर की ऊर्जा प्राप्त हुई। 10 ऊर्जा प्रवाह। इसका मतलब है कि वे सब मर चुके हैं। आखिरकार माइकल राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एड्रेनालाइन का असर कम होने पर उसके पैर कांप रहे थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। ये कमीने तो बहुत ही ताकतवर हैं। माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये तो कमाल है। उनकी सोलट्रेट्स मेरी सोलट्रेट्स के बराबर तो बिल्कुल नहीं थीं, फिर भी उनकी शक्तियों को कम नहीं आंका जा सकता। अध्याय 476 आत्मा तकनीक। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेल सट्टेबाजों के बीच चर्चा का विषय बनी रणनीति। दफाबेट। अध्याय 476 आत्मा तकनीक। माइकल के सिर के ऊपर एक हल्का सा प्रभामंडल प्रकट हुआ जब उसने पहली बार किसी को ठीक करने के लिए खुद को आर्केंजेल की कृपा के सोलट्रेट शॉट का इस्तेमाल किया। उसने अपनी बाईं बांह पर लगे 2 घावों और जांघों के गहरे जख्मों को भरने के लिए सोलट्रेट शॉट में जमा हुई कुछ शक्ति का इस्तेमाल किया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि अगर वह हर समय लड़ने के लिए तैयार रहना चाहता है तो उसकी स्थिति चरम पर हो। मैरी का सोलट्रेट वाकई बहुत शक्तिशाली है। इसका कमजोर रूप भी टेकुर हीले के उपचार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसमें ऊर्जा भी बहुत कम लगती है। माइकल बड़बड़ाया और सोचने लगा कि क्या हीला का सोलट्रेट वास्तव में सिर्फ एक स्टार का सोलट्रेट था, जिसकी शक्ति एक साधारण अनुकूलित तकनीक के इस्तेमाल से बढ़ गई थी। स्फोटक की ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति कम होने के बाद हीला जिस तरह से बेबस हो गया था, उसे देखते हुए यह बात समझ में आती है। माइकल की निगाहें युद्ध क्षेत्र पर घूमी और अंत में अपने हथियार पर टिक गईं। एथिर अत्यंत शक्तिशाली था। एथिर के बिना माइकल को यकीन नहीं था कि वह टेकुर के खिलाफ जीत पाता। हमले की विभिन्न रणनीतियों और बचाव के तरीकों के बीच तुरंत बदलाव कर पाने की क्षमता पांचों टेकुर के खिलाफ लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई थी। यद्यपि एथिर की मात्र एक प्रतिकृति थी जिसमें एथिर का नगण्य अंश ही मौजूद था, फिर भी एथिर अत्यंत बहुमुखी और शक्तिशाली था। ये निस्संदेह उन सर्वोत्तम उपहारों में से एक था जो उसे ट्राइटन गठबंधन से उसके द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में प्राप्त हो सकता था। माइकल ने आसपास के क्षेत्र में निष्कर्षण की कुछ धाराएं छोड़ी। ये धाराएं उसके आसपास गिरे हुए टेकुरों के शरीरों से जुड़ गईं और उनके सोलट्रेट सिंबल और सोलर स्टार फ्रैगमेंट को निकालने लगीं। उसने निष्कर्षण प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय माइकल ने आसपास के वातावरण पर नजर रखने के लिए रॉक आइज का इस्तेमाल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी उसकी जानकारी के बिना उसके पास न आ सके। साथ ही इससे उसे ये भी तसल्ली रही कि जब वह अपने दुश्मनों के सोलट्रेट्स और सोलर स्टार फ्रैगमेंट निकाल रहा था, तब कोई भी उसे छुपकर देख न रहा हो। एक के बाद एक सोलर स्टार फ्रैगमेंट निकाले गए। वे माइकल के सामने ढेर हो गए और एक बड़ा भंडार बन गए। आधे घंटे से भी कम समय में माइकल ने निकालने की प्रक्रिया पूरी कर ली। वह धैर्यवान था और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बार बार जांच की कि उसने शवों से तब तक सब कुछ निचोड़ लिया जब तक कि कुछ भी शेष न रह जाए। आखिरकार वो यथासंभव अधिक से अधिक सोलर स्टार फ्रैगमेंट प्राप्त करना चाहता था। इनमें से प्रत्येक से एक मेमोरी और कुल 4 कलाकृतियां, 2 सोलट्रेट सिंबल और .2750 सोलर स्टार फ्रैगमेंट। यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। माइकल ने अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी वस्तुओं की गणना पूरी करते हुए खुद से बुदबुदाया। उसने दोनों सोलट्रेट प्रतीकों को देखा और महसूस किया कि वे हीलर और स्पोटर से उत्पन्न हुए हैं। उन 2 नाजुक सोलट्रेट प्रतीकों को देखते हुए एक बात ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये सिंबल सामान्य से ज्यादा नाजुक हैं। इनमें एक भी तारा नहीं है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब मैं कम स्टार रेटिंग वाले सोलट्रेट्स निकालता हूं। लेकिन फिर मुझे हीलर और स्पोटर से इतने सारे सोलर स्टार फ्रैगमेंट कैसे मिले? अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोनों ने लगभग 700 सोलर स्टार फ्रैगमेंट दिए जबकि बाकी दोनों ने क्रमशः 450 दिए। माइकल को सोलर स्टार फ्रैगमेंट के परिदृश्य के बारे में कुछ अंदाजा था।
उसके मन में जो सिद्धांत बना उससे ये भी स्पष्ट हो जाता था कि उसने बहुत समय पहले जिस टैमा को मारा था उसके बरसेर्क मिनोटॉर और बिग ब्लैक बेयर से सोलर स्टार फ्रैगमेंट क्यों मिलते थे। क्या होगा अगर सोल पावर निकालने से सोलर स्टार फ्रैगमेंट उत्पन्न होते हों। लॉर्ड से ज्यादा सोलर स्टार फ्रैगमेंट मिलते हैं। ये तो मुझे पहले से ही पता है। या फिर इसका संबंध लॉयल्टी लिंक्स की संख्या और प्रत्येक लॉयल्टी लिंक द्वारा उत्पन्न सोल पावर की मात्रा से है। माइकल ने सोचा। उसने टेकोर द्वारा गिराए गए स्मृति पिंडों का सेवन करके अपने सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का निर्णय लिया। प्रत्येक स्मृति पिंड को पचाने में लगभग आधा घंटा लगता था। इसके बाद माइकल ने अगले आधे घंटे में नई यादों को ठीक से व्यवस्थित किया, बेकार की जानकारियों को अलग किया और अपने सिद्धांत बनाए। मेमोरी ऑर्ब्स का अध्ययन करते समय उनका ध्यान दो चीजों पर था, ये पता लगाना कि कमजोर सोलर ट्रेट्स वाले व्यक्ति अधिक सोलर स्टार फ्रैगमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनकी विशेष अनुकूलित तकनीकों की उत्पत्ति क्या है। माइकल ने दोनों के बारे में बहुत कुछ जाना। सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली विशेष तकनीकें आत्मा शक्ति पर आधारित थीं, जो माइकल के पास प्रचुर मात्रा में थी। उसने टेकोर द्वारा इस्तेमाल की जा रही विशेष तकनीकों के बीच समानताओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और उनकी तुलना रोक आइस का उपयोग करके देखे गए अनुभवों से की। रोक आइस ने उसे तकनीकों की व्याख्याओं और टेकोर द्वारा संबंधित तकनीक के निष्पादन के बीच विभिन्न तुलनाएं करने में सक्षम बनाया। लगभग 1 घंटे तक हर चीज की तुलना करने के बाद माइकल को एक दिलचस्प बात समझ में आई, ये तकनीकें पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हैं। हाँ, इनमें बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव नहीं कि ये हर टेकोर के लिए पूरी तरह फिट हो जाएं। बस हर सोलर ट्रेट के प्रभावों और ज़रूरतों के हिसाब से इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। इसलिए यदि किसी के पास पवन नियंत्रण जैसी कोई मौलिक आत्मा विशेषता है, तो टेकोर को एक मौलिक तकनीक दी जाएगी जिसे पवन तत्व के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। यदि पवन नियंत्रण आत्मा विशेषता ऊर्जा का उपयोग पवन ब्लेड जैसी किसी साधारण चीज को प्रकट करने के लिए करती है, तो इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मूल ऊर्जा का उपयोग केवल हवाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और उन्हें आकार देने के लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो तकनीक में अधिक बदलाव करने होंगे। अनुकूलित तकनीकों ने सोलर ट्रेट द्वारा संचित सोल पावर का उपयोग करके सोलर ट्रेट की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इस तरह टेकोर अपनी सामान्य शक्ति से 5 गुना अधिक शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे। ये वह क्षमता थी जो टेकोर जाति के सैनिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य श्रेणी की तकनीक से प्राप्त की जा सकती थी। सोल ट्रेट को ओवरक्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की गई सोल पावर तकनीक के इस्तेमाल के दौरान खर्च हो जाती थी, लेकिन ये स्थायी नहीं था। सोल पावर बैटरी की तरह खाली हो जाती थी और फिर से चार्ज हो सकती थी। जैसे जैसे सोल पावर खत्म होती जाती थी, सोल ट्रेट की शक्ति कमजोर होती जाती थी जब तक कि वह फिर से चार्ज न हो जाए। यही कारण था कि टेकोर के सोल ट्रेट अपनी कॉमन क्लास तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद कमजोर प्रतीत होते थे। उनकी सोल पावर खत्म हो जाती थी, इसलिए उनके सोल ट्रेट का सामान्य हमला अपनी मूल कमजोर क्षमता पर लौट आता था। चूंकि आत्मा तकनीकें आत्मा शक्ति का उपयोग करती थीं, इसलिए अधिकांश टेकोर अपनी सामान्य श्रेणी की आत्मा तकनीकों का अक्सर उपयोग नहीं करते थे। वे इनका उपयोग केवल तभी करते थे जब वे अपने शत्रु को पराजित करके उसे पल भर में समाप्त करना चाहते थे। जब तक मुझे कोई एलिमेंटल सोल टेक्निक मिल जाती है, मैं उसे ग्लेसिकल के हिसाब से बदल सकता हूँ। उम्मीद है तब मैं उन्हीं सोल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाऊंगा जिनसे टेकोर इतने शक्तिशाली बनते हैं। खैर, इसका मतलब ये भी है कि मुझे भी इन बड़े पैमाने पर प्रजनन करने वाले कीड़ों जितनी ही सोल पावर की जरूरत होगी। माइकल की बातें बेशक सच थीं, लेकिन टेकोर जाति के इतने शक्तिशाली और खूंखार होने का एक प्रमुख कारण उनकी जन्मजात क्षमता थी, जिससे वे अपनी समाप्त हो चुकी आत्मशक्ति को तेजी से पुनः प्राप्त कर लेते थे। जब वे अपेक्षाकृत युवा जाति थे, तब उन्हें इस जन्मजात क्षमता के बारे में पता नहीं था। शक्तिशाली शत्रुओं से लड़ने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और अधिकांश जातियों की तुलना में विलुप्ति के कगार पर पहुंचने के बाद ही उन्हें आत्म तकनीकों के बारे में पता चला। टेकोर जाति ने आत्म तकनीकों का उपयोग करना सीखा, उन्हें अपनी जन्मजात क्षमता का पता चला और उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए आत्म तकनीकों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अन्य तकनीकों को एकत्रित करने और आत्मा तकनीकों में परिवर्तन शुरू करने में उन्हें काफी समय लगा, लेकिन एक बार जब उन्होंने अपनी स्वयं की तकनीकें विकसित करना शुरू कर दिया, तो कुछ ही दशकों में उनके पास शक्तिशाली शरीर, मन और आत्मा शोधन तकनीकें आ गईं जो उनकी आत्मा की विशेषताओं के अनुरूप पुनर्तः अनुकूलित थीं।
उन्होंने अपनी आत्माओं को सर्वोत्तम संभव तरीके से पोषित करना सीख लिया ताकि वे अपनी आत्मा तकनीकों के साथ सबसे शक्तिशाली बल का प्रयोग कर सकें, जबकि उनकी शरीर और मन शोधन तकनीकें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं, जिससे वे अन्य जातियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन गए। टेकोर जाति का सबसे बड़ा फायदा स्पष्ट था। उनके पास आत्मा तकनीकों का पूर्ण उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या थी। यहाँ तक कि उनके सैनिक भी ऐसी आत्मा तकनीकों का उपयोग कर सकते थे जिससे उनकी आत्मा की विशेषताओं से सामान्य से 5 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न होती थी। ध्वज युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश टेकोर पहले से ही तीसरे स्तर के लॉर्ड थे। उनके शरीर और मन का परिष्कार भी अत्यंत उच्च स्तर का था, जिसके कारण माइकल को उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 6 स्तरों तक संवर्धन का उपयोग करना पड़ा। उनके मन और शरीर का परिष्कार पहले से ही दूसरे स्तर के शिखर पर था। इससे थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि युद्ध में हर समय 6 स्तरों के संवर्धन का उपयोग करने से उनके शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता था। ऊर्जा की खपत भी काफी अधिक थी, लेकिन माइकल के पास इससे निपटने के कई तरीके थे। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके शरीर और दिमाग पर पड़ने वाला दबाव था, क्योंकि वह टेकोर जाति के सैनिकों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सामान्य से कहीं अधिक मात्रा में संवर्धन और कई अन्य आत्मा गुणों का उपयोग करता था। उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा सोल्जर्स की सोल टेक्निक्स थी। ये तकनीकें लगभग सभी अलायंस सदस्यों और अन्य कई जातियों की गति को धीमा कर देती थीं, जो इनके साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रही थीं। सोल टेक्निक्स वास्तव में काफी दुर्लभ थीं। ये तकनीकें टेकोर के लिए भी अद्वितीय और सीमित थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माइकल ने आत्मा तकनीकों के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया था कि इसके लिए बहुत अधिक आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है और हर कोई हर आत्मा तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता। यही कारण था कि अब जब उसने टेकोर को युद्ध में उसके विरुद्ध सामान्य श्रेणी की आत्मा तकनीकों का उपयोग करते देखा था, तो उसे पूरा विश्वास था कि वह उनमें से अधिकांश को दोहरा सकता है। रॉक आइज ने उसे सब कुछ सिखाया था। दुर्भाग्यवश उसके पास सम्मन सोल तकनीक का उपयोग करने के लिए सम्मन सोल ट्रेट नहीं था, न ही फेदर्ड हेलमेट जैसा कोई आर्मामेंट सोल ट्रेट था। माइकल स्पोर्टर सोल तकनीक का भी उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ओपस का एनर्जी इम्प्रिंट नहीं था। फिर भी माइकल को इस तकनीक को इस तरह बदलना पड़ता कि यह मानसिक शक्ति को कमजोर करने के बजाय स्टेमिना को कम कर दे। फिर हीलिंग सोल ट्रेट था, लेकिन आर्केंजेल ग्रेस उसका सोल ट्रेट नहीं था। मारिया के प्राइमल एम्पलीफायर होने के कारण उसके वॉर रून में आर्केंजेल ग्रेस का एक छोटा सा अंश ही मौजूद था। माइकल आर्केंजेल ग्रेस के केवल कुछ अंशों का ही उपयोग कर सकता था। यह शक्तिशाली तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि वह सोल ट्रेट्स की पूरी शक्ति का उपयोग कर सके। सोल टेक्निक की तो बात ही छोड़िए, जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में सोल पावर की आवश्यकता होती है। उसने जो भी आत्मा संबंधी तकनीकें सीखी थीं, उनमें से कोई भी उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन माइकल इसे बदल सकता था। वह बाहर जाकर और अधिक टेकोर का शिकार कर सकता था और अधिक सोल टेक्निक्स प्राप्त कर सकता था और मारे गए टेकोर से प्राप्त ज्ञान और जानकारी का उपयोग करके अपनी खुद की सोल टेक्निक्स बना सकता था। माइकल को पूरा यकीन था कि वह अपनी प्रत्येक आत्मा विशेषता के लिए एक आत्मा तकनीक बना सकता है, जिससे इस प्रक्रिया में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। उसे बस पर्याप्त संख्या में सोल टेक्निक्स, उनका अध्ययन करने के लिए अधिक समय, रॉक आइज के साथ सोल टेक्निक्स का उपयोग करते हुए देखने के लिए अधिक गिनी पिग्स और सोल टेक्निक्स की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अधिक सोल पावर की आवश्यकता थी। उसके मन में एक नया लक्ष्य जन्म ले लिया। तकनीकों और सोलस्टार टुकड़ों की खोज शुरू होगी। दूर रहो। माइकल ने अपने पास मौजूद सोलस्टार फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल स्पिरिट गेज को अपग्रेड करने के लिए किया। स्पिरिट गेज को 6 स्टार तक अपग्रेड करने के लिए उसे कई हजार और सोलस्टार फ्रैगमेंट्स की जरूरत होगी, लेकिन माइकल धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था और प्रगति कर रहा था। यह अच्छा था। माइकल ने अपना ध्यान वापस अपने पहले किए गए शोध पर केंद्रित किया। उसे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं था कि हीलर और स्पोर्टर से इतने सारे सोलस्टार फ्रैगमेंट क्यों गिर रहे थे, लेकिन उसे कुछ हद तक अंदाजा था। टेकोर की यादों से साफ पता चलता था कि हीलर और स्पोर्टर दोनों के सोल ट्रेट्स निम्न श्रेणी के थे और उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी। उन्हें अन्य सैनिकों की तुलना में 15 लाख अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके सोल ट्रेट्स को सोल पावर जमा करने के लिए अधिक वफादारी लिंक की आवश्यकता होती थी। उनके पास भी उतनी ही आत्मशक्ति थी जितनी बाकी सबके पास, लेकिन उनकी वफादारी की कड़ियां कहीं अधिक थीं, लगभग 50%। ये प्रतिशत लगभग उतना ही था जितना कि माइकल को समर्थक और उपचारक जोड़ी से प्राप्त होने वाले आत्मतारा टुकड़ों और अन्य टेकोर से प्राप्त होने वाले टुकड़ों में अंतर था। पहले वाले से लगभग 700-700 टुकड़े प्राप्त हुए और दूसरे वाले से औसतन 450 टुकड़े।
ये पूरी तरह से सटीक गणना नहीं थी, लेकिन माइकल इसे ध्यान में रखकर एक सिद्धांत बना सकता था। तो सोलट्रेड की स्टार रेटिंग, उनके लॉयल्टी लिंक्स की संख्या और उनके द्वारा संचित कुल सोल पावर एक्सट्रैक्शन के माध्यम से मैं कितने सोलर स्टार फ्रैगमेंट निकाल सकता हूं, इसकी गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 3 प्रमुख कारक हो सकते हैं, पता नहीं कितने। और माइकल ने कुछ आंकड़े सोचने की कोशिश की और उसे लगा कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लॉर्ड्स आमतौर पर अवेकिन की तुलना में अधिक सोलर स्टार फ्रैगमेंट गिराते थे। वहीं उच्च स्टार रेटिंग वाले सोलट्रेड्स वाले अवेकिन आमतौर पर कम सोलट्रेड्स वाले अवेकिन की तुलना में अधिक फ्रैगमेंट गिराते थे। और अंत में टेकुर पर एक्सट्रैक्शन का उपयोग करने से मिलने वाले ड्रॉप्स में अंतर भी एक महत्वपूर्ण कारक था। इनमें से प्रत्येक स्थिति पर और अधिक गहन शोध किया जा सकता था, लेकिन माइकल को यह आवश्यक नहीं लगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसका सिद्धांत सही है। अपने वॉर रूम के भंडार में सभी शवों को सुरक्षित रूप से रखने के बाद माइकल ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह लगभग 1 घंटे तक खाली मैदानों में चलता रहा, जब तक कि उसे अपने बाईं ओर दूर कुछ मनुष्यों का एक समूह दिखाई नहीं दिया। माइकल ने लेविथान डिफ्यूजन का उपयोग करके अपने शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा प्रवाहित की और आगे बढ़ गया। रॉक आइस सक्रिय हो गया, जिससे वह मानव समूह की शक्ति और स्थिति का सटीक आकलन कर सका। उनमें से कोई भी घायल नहीं था और वे अकेले ही कुछ टेकुरों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत प्रतीत हो रहे थे, बशर्ते कि वे टेकुरों की आत्मा तकनीकों से अभिभूत न हो जाएं। यहां तक कि एक स्टार सोलट्रेड्स ने भी टेकुर के हाथों में 5 स्टार सोलट्रेड्स की शक्ति प्राप्त कर ली, बिना सोल टेक्निक्स का उपयोग किए। लाखों निष्ठा कड़ियों का समूह ही यह हासिल करने के लिए पर्याप्त था, जब तक कि जागृत प्राणी अभी भी निम्न जीवन रूप थे। एक बार जब उन्होंने अपनी आत्मा तकनीकों का उपयोग किया, तो 5 स्टार सोलट्रेड की शक्ति वाले एक स्टार सोलट्रेड ने अपनी संचित आत्मा शक्ति का उपयोग करके सोलट्रेड को पीक टियर 3 लॉर्ड द्वारा उपयोग किए जाने वाले एपेक्स टियर 6 सोलट्रेड के बराबर ला खड़ा किया। माइकल कई ऐसे जागृत लोगों को जानता था जिनके पास 6 स्टार सोलट्रेड्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी टेकुर जितनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। यहां तक कि कालेब को भी टेकुर से सीधे मुकाबले के लिए लेजेंडरी आइस स्टाफ और फ्रोजन नोवा की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था कि वह अभी तक टियर 3 लॉर्ड नहीं बना था, लेकिन फ्रोजन नोवा पर उसका नियंत्रण न होना भी एक अहम कारण था। आखिरकार कम रैंक वाले सोलट्रेड्स को नियंत्रित करना उच्च स्टार रेटिंग वाले सोलट्रेड्स की तुलना में कहीं अधिक आसान था। इसलिए टेकुर जाति का लाभ और भी अधिक था। माइकल ने अपने दिमाग में उठ रहे विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया। उसने टेकुर की शक्ति के बारे में इतना ज्यादा सोचने के लिए खुद को फटकारा। असल में माइकल को इंसर्ट, एक्सट्रैक्शन, एनहेंसमेंट और रॉक आइस जैसी तकनीकों पर निर्भर रहने के बजाय टेकुर का आसानी से मुकाबला करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए था। हेलो माइकल, मुझे इतनी जल्दी आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मनुष्यों के समूह के भीतर से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, जिसके मालिक का नाम उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। माइकल ने समूह में सभी को देख लिया था और एक पल बाद ही फर्नांडो जोचेस की आवाज पहचान ली। उसने उस कुछ परिचित से दिखने वाले युवक की ओर देखा और सिर हिलाया। हेलो फर्नांडो, माइकल ने अभिवादन किया, जिसके जवाब में फर्नांडो ने मुस्कुरा दिया। उस आदमी को क्या हो गया है? क्या वह पहले मुझे एक गंदा किसान नहीं समझता था? फर्नांडो के रवैये में आए अचानक बदलाव को देखकर उसने सोचा, हमें अभी तक कोई टेकुर नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वे या तो कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर सभी लोग सामान्य से अधिक दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस वर्ष के ध्वज युद्ध की लंबी अवधि को देखते हुए मेरा अनुमान है कि आयाम का स्थान काफी बढ़ गया होगा। गठबंधन के सदस्यों को इकट्ठा करना और आयामी स्तंभ को खोजना कठिन होगा, फर्नांडो ने सौम्य स्वर में कहा। माइकल ने भौहें उठाईं, लेकिन फर्नांडो के रवैये पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसका रवैया कुछ गलत और बनावटी सा लगा, लेकिन अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल ने अपने पास मौजूद जानकारी को आगे भेजने का फैसला किया। एक आयामी स्तंभ के सामने 200 गठबंधन सदस्य एक साथ प्रकट हुए, उनके साथ 1 दर्जन टेकुर भी थे। हमने उन्हें मार गिराया, लेकिन हमारी तरफ से लगभग 15 सदस्य मारे गए। आयामी स्तंभ भी नष्ट हो गया। अब तक केवल 4 स्तंभ ही बचे हैं। तुम लोगों ने पहले ही एक स्तंभ तोड़ दिया, एक अन्य वंशज ने पूछा। वह मध्य स्तर 3 का जागृत प्राणी था, अंतरायामी ध्वज युद्ध में उच्च मृत्यु दर को समझाने का एक सटीक उदाहरण। वंशज न केवल अब लॉर्ड नहीं रहा, बल्कि वह तीसरे स्तर के शिखर पर भी नहीं था। वास्तव में ध्वज युद्ध में भाग लेने वाले गठबंधन के 70% से अधिक सदस्य तीसरे स्तर के शिखर पर नहीं थे।
वे ट्राइटन गठबंधन के अधिकांश प्रतिभाशाली सदस्यों से अधिक शक्तिशाली तो थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें टेकुर के विरुद्ध कोई लाभ था, जिनके 90% प्रतिभागी तीसरे स्तर के शिखर पर थे। हमारे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य भी अगर टेकुर जाति के तीसरे स्तर पर हों और अपनी वंशानुगत तकनीक में महारत हासिल कर चुके हों, तो वे एक सैनिक का भी मुश्किल से सामना कर पाते हैं। ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। माइकल ने वंशज की ओर देखते हुए सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ, क्या आप लोग किसी खास जगह जा रहे हैं? अगर नहीं, तो गठबंधन के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर क्यों न चलें? वे उसी दिशा में हैं। उसने अपने पीछे की ओर इशारा किया। उसका ध्यान फर्नांडो की ओर गया। फर्नांडो काफी देर से माइकल को घूर रहा था। माइकल की आंखों के रंग में आए बदलाव ने फर्नांडो को काफी चौंका दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि माइकल का व्यक्तित्व पहले से बिल्कुल अलग था। वह एक खतरे, एक ऐसी ताकत जैसा लग रहा था जिससे निपटना मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि फर्नांडो को लगता था कि माइकल किसी भी क्षण उस पर झपटकर उसे चीर फाड़ देगा। नहीं, बात सिर्फ इतनी थी कि फर्नांडो को सहज रूप से यह एहसास हो गया था कि माइकल के खिलाफ जीतने का उसके पास कोई मौका नहीं है। माइकल की आंखों में एक नज़र ही उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझने के लिए काफी थी। माइकल पूरी तरह सतर्क था। यह स्पष्ट था कि वह बातचीत के दौरान किसी भी क्षण युद्ध में कूदने के लिए तैयार था। वह किसी भी टेकुर को उन पर अचानक हमला करने की अनुमति नहीं देगा। उस क्षण फर्नांडो को राहत महसूस हुई कि माइकल उनके साथ है। भले ही वह एक साधारण किसान था, माइकल कमजोर बिल्कुल नहीं था। फर्नांडो ने कहा, हम आपकी सलाह मानेंगे। अगर आपको और समूह ढूंढने हैं तो यहां से निकल जाइए। हमारी मुलाकात किलियन से पहले हुई थी, लेकिन वो आदमी बिल्कुल पागल है। मैं ये बात जोर से कहना नहीं चाहता क्योंकि किलियन ज़्यूस परिवार से है, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसके ज्यादा करीब न जाएं। उसकी आत्मा की विशेषता अजीब है और उसका व्यक्तित्व। खैर, बस इतना ही काफी है। आपको उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत है। किलियन के पास कम से कम 2 पौराणिक कलाकृतियां हैं और ज़्यूस परिवार की विरासत तकनीक में उसकी महारत ज्ञानोदय के स्तर तक पहुंच चुकी है। ज़्यूस परिवार में इस स्तर तक पहुंचने में वह बाकी सभी से 1 दशक आगे है। माइकल ने शुरू से ही किलियन से लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वह उस बेवकूफ के बहुत करीब भी नहीं जाना चाहता था। वैसे भी किलियन के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। किलियन जो चाहे कर सकता है। अगर वो कुछ टेकुर को मार डाले तो सबको फायदा होगा, है ना? अच्छी बात, माइकल ने अपने शरीर में ऊर्जा भरते हुए कहा और फिर जमीन पर लात मारी। वह फर्नांडो और उसके साथियों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या ये लड़का दूसरे स्तर के शिखर पर होने के बावजूद असाधारण रूप से शक्तिशाली है? उसके भीतर की ऊर्जा मेरे भाई से भी अधिक शुद्ध है और शायद उसके पास मुझसे भी अधिक ऊर्जा है। मध्य स्तर 3 के वंशज ने पहले खुद से बुदबुदाया, लेकिन उसके आसपास मौजूद सभी लोग उस युवक की बात स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। खैर, उसके पास इतने सोलर ट्रेट्स हैं जितने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने लॉर्ड रिफ्ट से 2 सोलर ट्रेट्स हासिल किए। वो कुल मिलाकर 5 या उससे अधिक सोलर ट्रेट्स वाला क्विंटुपल अवेकेंड है। जाहिर है, उसके पास दूसरों से कहीं ज्यादा ओरिजिन एनर्जी है। छोटे भूरे बालों और मोटे चश्मे वाली एक महिला डिसेंडेंट ने चश्मा नाक पर वापस चढ़ाते हुए बताया। माइकल उन कुछ लोगों में से एक था जिन पर उसने अपनी पूरी ताकत से शोध किया था, और अंततः अपने सोलर ट्रेट और यहां तक कि इनहेरिटेंस टेक्निक का उपयोग करके माइकल की युद्ध क्षमता और उसके सोलर ट्रेट की शक्तियों, स्टार रेटिंग से संबंधित हर एक संभावना का विश्लेषण किया, और यह भी कि वे माइकल के शरीर, मन और आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। रेबेका, तुम आमतौर पर पागल हो और उन कुछ उच्च कुलीनों में से एक हो जिनसे मुझे नफरत है, लेकिन अब मुझे तुम थोड़ी पसंद आने लगी हो, फर्नांडो जोचेज ने मजाक में कहा, तभी उस युवती को उल्टी करते और ऐसा अभिनय करते सुना जैसे वह उल्टी से मर जाएगी। क्या तुम अपनी घटिया छेड़छाड़ की कोशिशों से मुझे मारना चाहते हो? घिनौने सुआ, मुझसे दूर रहो। ज़्यूस की शक्ति। 3 टेकुरों का एक समूह माइकल की नजर में आया, लेकिन ये समूह उन अन्य टेकुरों जैसा बिल्कुल नहीं था जिन्हें उसने पहले देखा था। उनके चांदी जैसे कवच जगह जगह से झुलसे और फटे हुए थे, और उनमें से 2 की एक भुजा गायब थी। एक टेकुर के जबड़े टूट गए थे और उसकी पीठ से निकले पंख टूटे और मुड़े हुए थे। ये स्पष्ट था कि टेकुर किसी से लड़ रहे थे, लेकिन माइकल को आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जो उनका दुश्मन हो सकता था। ये लोग जीतते हुए नहीं लग रहे, शायद भाग गए हों। माइकल ने अनुमान लगाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
उनकी हालत का विश्लेषण करते हुए उसने सोचा कि क्या वे किलियन से लड़ रहे थे। घाव किलियन के सोलिट्रेट की विनाशकारी शक्ति से मेल खाते थे। जो भी हो, माइकल ने खुद पर 8 स्तरित संवर्धन का उपयोग किया और अपने शरीर के माध्यम से काफी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए लेविथान डिफ्यूजन का प्रयोग किया। घायल टेकुरों के समूह की ओर दौड़ते हुए वह एक चमक में बदल गया। माइकल ने पलक झपकते ही उनके पास की दूरी तय कर ली और जैसे ही टेकुरों ने उसे देखा, उसने स्पिरिट डिस्टर्बेंस छोड़ दिया। स्पिरिट डिस्टर्बेंस एक आध्यात्मिक हमला था जिसका उपयोग लंबी दूरी से किया जा सकता था, बशर्ते लक्ष्य उसकी आंखों में देखें। एकमात्र कमी ये थी कि दूरी बढ़ने के साथ आध्यात्मिक हमले की घातकता कम हो जाती थी। माइकल ने स्पिरिट डिस्टर्बेंस का पूरी शक्ति से प्रयोग किया, जिससे तीनों घायल टेकुर क्षण भर के लिए अचेत हो गए। टेकुर के भीतर और आसपास प्रवाहित हो रही ऊर्जा में हलचल हुई। वह कमजोर और नाजुक थी, माइकल के प्रहार को रोकने में असमर्थ। माइकल टेकुर के सामने प्रकट हुआ, जिसे उसने उसकी कमजोर आभा और शेष ऊर्जा की नगण्य मात्रा के कारण सबसे कमजोर माना। अगले ही क्षण एथिर उसके हाथों में प्रकट हुआ। यह एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गया, जो एनहेंसमेंट और रीइंफोर्स्ड स्वॉर्ड क्यूई की कई परतों से ढकी हुई थी, और उसने वार किया। एथिर तलवार हवा को चीरती हुई टेकुर के सिर को क्षैतिज रूप से चीरते हुए साफ साफ अलग कर दिया। टेकुर के सिर का ऊपरी हिस्सा हवा में उछल गया, लेकिन माइकल ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। वह पहले ही आगे बढ़ चुका था और अगले लक्ष्य के चारों ओर दर्जनों ग्लेसिकल तलवारें बुला रहा था। प्रत्येक ग्लेसिकल तलवार चांदी की तलवार ऊर्जा से घिरी हुई थी और चारों ओर से एक हाथ वाले टेकुर की ओर बढ़ रही थी। टेकुर अपने शरीर में बची हुई आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ करने ही वाला था कि माइकल ने पास से स्पिरिट डिस्टर्बेंस का प्रयोग किया। टेकुर ने एक पल के लिए अपने भीतर की मूल ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया, जो ग्लेसिकल तलवारों के लिए टेकुर के कवच में मौजूद दरारों को अजीब सटीकता से भेदने के लिए काफी था। जैसे ही ग्लेसिकल तलवारें टेकुर के कवच को भेदकर अंदर घुसीं, माइकल ने सभी ग्लेसिकल तलवारों पर इंसर्ट शक्ति का प्रयोग किया और उन्हें चकनाचूर कर दिया। वे बर्फीली धुंध में परिवर्तित हो गईं और टेकुर के शरीर में गहराई तक समा गईं। टेकुर जम गया और एक मूर्ति की तरह हो गया। तभी उसके हृदय के सामने एक ची तलवार प्रकट हुई और उसे भेद दिया। आखिरी टेकुर थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाला था। उसमें अभी भी कुछ ऊर्जा बची थी, जिसका माइकल ने लगातार 6 से 7 बार स्पिरिट डिस्टर्बेंस का इस्तेमाल करके मुकाबला किया। एक ऐसी लड़ाई से भागने के बाद, जिसमें उसकी हार निश्चित थी, टेकुर की मानसिक स्थिति पहले से ही बेहद खराब थी। उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। इसलिए स्पिरिट डिस्टर्बेंस का हर हमला पहले से ज्यादा जोरदार होता गया, यहां तक कि 7वें आध्यात्मिक हमले ने कमजोर और घायल टेकुर को नॉकआउट कर दिया। माइकल ने एथिर ब्लेड से टेकुर के दिल को भेद दिया और चारों ओर देखा। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। जब आप लोगों के पास अपनी आत्मिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं होती, तो आप वास्तव में उतने परेशान करने वाले नहीं रह जाते, बल्कि ये बीच के समय के लिए एक अच्छा नाश्ता है। तीनों टेकुर के खिलाफ लड़ाई माइकल के उनके अंदर निष्कर्षण की शाखाएं डालने से बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी। उसने न तो उनकी ऊर्जा और न ही उनकी जीवन शक्ति को सोखा, जिससे उसे हल्का सिरदर्द हुआ और ऊर्जा भंडार लगभग न के बराबर रह गया। अपनी आत्मा की विशेषताओं का इस तरह से असाधारण उपयोग करने से उसे अपार शक्ति तो मिली, लेकिन लड़ाई के बाद उसके पास उपयोग करने के लिए मूल ऊर्जा लगभग न के बराबर रह गई। उसने पौराणिक अंगूठी कलाकृति का उपयोग करके उसमें संग्रहित ऊर्जा छाप की शक्ति के अंशों से अपनी ऊर्जा को थोड़ा भर लिया। यह ऊर्जा भंडार को भरने के लिए पर्याप्त था, जिससे दर्जनों निष्कर्षण तंतु निकल सके जो उसके चारों ओर ऊर्जा की धाराओं से ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे। इस समय इन तंतुओं की सीमा 50 मीटर से अधिक थी। एकमात्र कमी ये थी कि माइकल को प्रत्येक तंतु पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। प्रत्येक तंतु को नियंत्रित करने के लिए ध्यान को विभाजित करना काफी कष्टदायक था। इससे उसके दिमाग पर पहले से ही पड़ रहे अत्यधिक दबाव में और इजाफा हुआ, जो माइकल बिल्कुल नहीं चाहता था। सौभाग्य से उसे निष्कर्षण तंतुओं को बहुत देर तक नियंत्रित नहीं करना पड़ा। पृथक आयाम के भीतर की ऊर्जा उतनी ही सघन और शुद्ध थी जितनी कि अविकसित जंगल के भीतर की ऊर्जा। निष्कर्षण और लेविथान विसरण का उपयोग करके अवशोषित ऊर्जा को आत्मसात करने से उसकी खर्च की गई ऊर्जा 10 मिनट में पूरी तरह से भर गई। जब उसकी ऊर्जा पूरी तरह भर गई, तो माइकल ने बची हुई अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके तीनों टेकुरों से ऊर्जा निकालना शुरू कर दिया। उसने 1400 सोलर स्टार फ्रैगमेंट निकाले, प्रत्येक टेकुर से लगभग 465 फ्रैगमेंट और एक सोलिट्रेट भी प्राप्त किया। इसके अलावा माइकल ने टेकुर की जन्मजात स्थानिक भंडारण क्षमता का एक हिस्सा, उनके कुछ कलाकृतियां और उनके स्मृति गोले भी निकाल लिए।
माइकल को उस दुश्मन के बारे में जानने की उत्सुकता थी जिससे टेकुर ने उससे मिलने से पहले लड़ाई की थी। इसलिए उसने तीनों मेमोरी ऑर्ब्स को तुरंत ग्रहण कर लिया। यादें उसके मन में उमड़ पड़ी और उसे सब कुछ ऐसा दिखने लगा मानो वह खुद उन सब चीजों का अनुभव कर रहा हो। हमेशा की तरह माइकल ने टेकुरों की जाति व्यवस्था, उनके कानूनों और जीवन स्तर के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसे पता चला कि टेकुरों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता था और आम सैनिकों को कौन कौन सी मार्शल आर्ट तकनीकें सिखाई जाती थीं। अब तक माइकल टेकुर सैनिक की बुनियादी मार्शल आर्ट को ऐसे दोहरा सकता था मानो वह दशकों से इसका अभ्यास कर रहा हो। चूंकि उसने 10 टेकुरों की स्मृतियों में मार्शल आर्ट तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए एक दशक का अनुभव उसके लिए कुछ भी नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि माइकल ने तीनों टेकुरों की आत्मा तकनीकों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सीखा। उसे बस इतना ही पता चला, या सटीक कहें तो महसूस हुआ, कि टेकुर किलियन ज़्यूस के खिलाफ अपनी आत्मा तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों टेकुर 7 लोगों का एक समूह थे जब उनका सामना किलियन ज़्यूस से हुआ। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे किलियन ज़्यूस को पल भर में ही नष्ट कर देंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। किलियन ने अपनी अत्यधिक विनाशकारी शक्ति का उपयोग करके अपने पूरे शरीर को बिजली से ढक लिया। फिर उसने एक गरजते बादल का आह्वान किया और एक तूफान उत्पन्न किया। तूफान ने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करके बिजली की धाराएं एकत्रित की। गरजते बादलों के भीतर अपार शक्ति संघनित हुई, जिसके परिणामस्वरूप आकाश में एक विशाल बिजली कड़क उठी और स्वर्ग से बरसने लगी। बिजली की किरणें आपस में उलझ गईं और एक विशाल बिजली का बोल्ट बन गईं जिसने 7 टेकुरों को एक साथ मारा। पहले हमले में टेकुर बच गए क्योंकि उनमें से 2 ने अपनी आत्मा की शक्तियों और गुणों का उपयोग करते हुए एक मिट्टी का गुंबद बना दिया, जो और भी मजबूत हो गया। हालांकि हमले को रोकने वाले दोनों टेकुर की ऊर्जा और आत्मा शक्ति तेजी से खत्म हो गई। विशाल बिजली गिरने के बाद भी उनकी आत्मा की शक्ति विफल हो गई। बिजली के आखिरी अंशों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। अचानक हुए हमले से एक पल के लिए स्तब्ध और जमे हुए दोनों टेकुर मुश्किल से किलियन को दूर जाते हुए देख पाए। अगले ही पल किलियन उनके सामने प्रकट हो गया। उनके सिर धड़ाम से जमीन पर गिरे और उनके शरीर भी जल्द ही उसके पीछे पीछे लुढ़क गए। किलियन ने अपने पूरे शरीर से कई बिजली के झटके छोड़े। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर मौजूद बिजली का कवच जीवित हो। इसने पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे टेकुर पर प्रहार किया और उसकी बांह को झुलसा दिया। इसके बाद किलियन ने टेकुरों का इस तरह संहार किया मानो वे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हों। अंत में 3 टेकुर ने अपने युद्ध प्रतीकों में से एक सफेद ताबीज प्राप्त किया। उन्होंने सफेद ताबीज को फाड़ दिया और युद्ध के मैदान से गायब हो गए। माइकल से सामना होते ही उनकी यादें थम गईं। माइकल के उन पर हमला करते ही टेकुरों के मन में जो दहशत फैली वह स्पष्ट थी। टेकुरों की यादों से बाहर आने के बाद भी वह दहशत माइकल के दिल में बनी रही। उसने सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया और एक गहरी सांस ली। जब मैं अपने सारे सोलर ट्रेट्स को एक्टिवेट कर लेता हूं तो मैं सचमुच एक मानव रूपी राक्षस जैसा दिखता हूं। मैं खुद भी उस रूप में खुद का सामना नहीं करना चाहूंगा, माइकल ने आधे मजाक और आधे गंभीरता से कहा, लेकिन उसका ध्यान तुरंत किलियन ज़्यूस की युद्ध क्षमता को दर्शाने वाली यादों की ओर चला गया। उसके पास केवल एक ही सोलर ट्रेट है, लेकिन यह उसकी गति को बहुत बढ़ा देता है। वो एक अर्ध चेतन कवच बुला सकता है जो एक निश्चित सीमा के भीतर जीवित प्राणियों पर हमला करता है, और वह लंबी दूरी के हमले भी कर सकता है, उसने धीरे से कहा, और फिर यह गरजता हुआ बादल भी है। यह एक नॉकआउट हमला है। उसका सोलर ट्रेट और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की तकनीकें उसे टेकुर जाति के लाभ को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति देती हैं, जिसके लिए मुझे 6 से 7 सोलर ट्रेट की आवश्यकता है। कालेब ने एक बार उसे बताया था कि अधिकांश वंशानुगत तकनीकों में विभिन्न विशिष्ट मार्शल आर्ट शामिल होते हैं जिनका उपयोग तभी किया जा सकता है जब वंशानुगत तकनीक में महारत का स्तर उच्चतर हो। किलियन निश्चित रूप से उन कुछ लोगों में से एक था जिसने कई विशिष्ट मार्शल आर्ट सीखने के लिए पर्याप्त उच्चतर महारत हासिल की थी, ऐसी कलाएं जो ज़्यूस परिवार के आत्मिक गुणों की क्षमता को उजागर करती थीं। अब जब मैं अपने साथियों को हराने और टेकुर से निपटने के लिए काफी मजबूत हो गया हूं, तो क्या तुम्हें मुझे किलियन की युद्ध क्षमता दिखानी ही थी? क्या ये वाकई जरूरी था? माइकल ने बड़बड़ाते हुए कुछ पल के लिए मेमोरी ऑर्ब्स को कोसना शुरू कर दिया। किलियन माइकल से 2 साल बड़ा था, और अगर वह अंतर आयामी ध्वज युद्ध के प्रति इतना जुनूनी न होता तो 1 साल पहले ही उच्चतर जीवन रूप में परिवर्तित हो चुका होता। वह शक्तिशाली शत्रुओं को ढूंढकर उन्हें मारना चाहता था और अफवाहों के अनुसार वह मारिया सेराफ के प्रति भी आसक्त था।
जाहिर तौर पर मारिया सेराफ भी एक कारण थी जिसके चलते किलियन ज़्यूस ने ध्वज युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। किलियन के शरीर, मन और आत्मा के परिष्कार का स्तर 1 वर्ष पहले ही तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था, ठीक उसी तरह जैसे उसके स्वयं के युद्ध प्रतीक का। इसलिए किलियन ने पूरा वर्ष अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने और ज़्यूस परिवार की विरासत तकनीक की गहरी समझ विकसित करने में बिताया। यही कारण था कि वह इतना शक्तिशाली हो गया था। एक बार जब वह उच्चतर जीव बन जाएगा तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और पहले की तुलना में और भी तेज गति से प्रगति करेगा। माइकल को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद अब उसे एक खास बात का एहसास हुआ। अगर वह मारिया के प्रति जुनूनी है और मेरे पास उसकी नियति का चिन्ह है, तो क्या इसका मतलब यह है कि... माइकल कांपने लगा, उसके मन में बेतहाशा विचार कौंधने लगे। हे भगवान, मेरी जिंदगी इतनी जटिल क्यों है? विराम। माइकल ने इस संभावना को भूलने की कोशिश की कि किलियन ज़्यूस उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहेगा और आगे के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने पास मौजूद सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स का उपयोग करके स्पिरिट गेज को थोड़ा और उन्नत किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आंखों में चांदी की आभा की तीव्रता बढ़ गई। छठे तारे की रूपरेखा बहुत पहले ही बन चुकी थी, जिसका अर्थ है कि स्पिरिट गेज को पूर्ण रूप से उन्नत करने के लिए केवल 6000 या 7000 और सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स की आवश्यकता थी। माइकल को इसकी बेसब्री से प्रतीक्षा थी, न केवल इसलिए कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे दोनों सोलट्रेड 6 स्टार के करीब पहुंच रहे थे, रॉक आइज और स्पिरिट गेज की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, बल्कि इसलिए भी कि वे संभवतः एक ही सोलट्रेड में विलीन हो जाएंगे। माइकल ये जानना चाहता था कि क्या रॉक आइज और स्पिरिट गेज एक एपेक्स 6 स्टार सोलट्रेड में परिवर्तित होंगे, क्या दोनों सोलट्रेड द्वारा संचित सोल पावर आपस में विलीन हो जाएगी, और यह सम्मिलन ठीक कैसे होगा। यह ऐसी बात थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, और इसलिए इसने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। टेकोर की यादों में दिखाई देने वाली कुछ आत्मा तकनीकों ने भी माइकल की जिज्ञासा जगा दी। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी तकनीक उसके अनुकूल नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, माइकल आत्मा तकनीकों के बारे में और अधिक जान रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि टेकोरो को उनकी आत्मा तकनीकों का उपयोग करते हुए देखने और अनुभव करने से वह काफी प्रगति कर रहा है। यही बात उनकी शरीर और मन को परिष्कृत करने वाली तकनीकों के बारे में भी कही जा सकती है। माइकल ने दरअसल टेकुर जनजाति के वॉर रून के भंडार से शरीर को परिष्कृत करने वाली एक किताब हासिल की थी। टेकुर जाति की मातृभाषा का अध्ययन किए बिना भी माइकल उसे समझ सका। इसका श्रेय काफी हद तक टेकुर जाति की यादों को प्रत्यक्ष रूप से देखने के उसके व्यापक अनुभव को जाता है, मानो वह उन घटनाओं के समय स्वयं उपस्थित था। उसने बिना कुछ पढ़े ही टेकुर जाति की भाषा को काफी हद तक सीख लिया था। माइकल को टेकुर जाति की शरीर परिष्करण तकनीक के बारे में बस एक ही चिंता थी कि वह निश्चित नहीं था कि यह तकनीक उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। क्या उसे इस तकनीक को मानव शरीर रचना के अनुरूप ढालने के लिए इसमें बदलाव करने होंगे, या वह टेकुर जाति की शरीर परिष्करण तकनीक का सीधे सीधे उपयोग कर सकता है। पहला विकल्प शायद जरूरी था, क्योंकि अधिकांश जातियों की शरीर रचना बहुत भिन्न होती है। शरीर को निखारने वाली पुस्तक के अलावा माइकल ने बड़ी मात्रा में निम्न ऊर्जा पत्थर और कलाकृतियां भी प्राप्त की। ये लूट वास्तव में काफी रोचक थी, क्योंकि माइकल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साधारण सैनिकों के पास इतने सारे निम्न ऊर्जा पत्थर होंगे। शायद उनके पास एनर्जी स्टोन की खदान हो। अगर उनके लिए निम्न गुणवत्ता वाले एनर्जी स्टोन दुर्लभ नहीं है, तो ये बात समझ में आती है कि इतने कम उम्र में भी वे सभी सैनिक टियर 3 के शिखर पर क्यों हैं। माइकल कई चीजों से आकर्षित था। हालांकि उसने सोल टेक्निक्स का परीक्षण करने में कुछ और समय बिताने का फैसला किया और लूटी हुई चीजों को तुरंत अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। आयाम में इधर उधर घूमने के बजाय माइकल ने सोल टेक्निक्स के बारे में और अधिक जानने और अपनी पहले से मौजूद तकनीकों और सोल ट्रेड्स के साथ थोड़ा प्रयोग करने का विकल्प चुना। वह टेकोर से प्राप्त सोल टेक्निक्स के छोटे घटकों का उपयोग करके अपनी कुछ तकनीकों में बदलाव करना चाहता था, ताकि यह पता चल सके कि अपनी खुद की सोल टेक्निक बनाना कितना कठिन है और इस समय सोल टेक्निक्स के बारे में उसकी समझ कितनी गहरी है। अपने दुश्मनों से जीवन शक्ति छीनने के बावजूद माइकल ने जल्द ही महसूस किया कि उसका दिमाग ठीक स्थिति में नहीं था। उसने टेकोर से निपटने के लिए अपनी आत्मा की शक्तियों का बहुत लापरवाही से, बहुत बार और एक साथ बहुत अधिक उपयोग किया था। टेकोर के शारीरिक कौशल का कुछ हद तक मुकाबला करने के लिए रोकाइज, स्पिरिट गेज और एनहेंसमेंट को हर समय सक्रिय रखना आवश्यक था। टेकोर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसके शरीर पर एनहेंसमेंट की 6 परतें लगानी पड़ी, और एनहेंसमेंट से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मूल ऊर्जा को बड़ी सटीकता से उसके शरीर में समाहित करना आवश्यक था।
इस बीच विरोधियों की हर गतिविधि, यहाँ तक कि उनकी ऊर्जा के प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए रॉक आइज और स्पिरिट गेज को भी चरम सीमा पर रखना आवश्यक था। इसलिए उनकी आंखें, मन और शरीर पहले से ही उन कुछ सोलट्रेट से अत्यधिक उत्तेजित थे। फिर भी माइकल को एक साथ कई शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के लिए अधिक सोलट्रेट्स का उपयोग करना पड़ा और उनकी तीव्रता को तदनुसार बढ़ाना पड़ा। एथिर और ये तथ्य कि वह किसी भी क्षण अपना रूप बदल सकता था, उसके दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं था। बेशक एथिर शक्तिशाली था, यही एक कारण था कि वह टेकुर को काफी आसानी से हरा सका। फिर भी 3 लड़ाइयों और लगभग 1 दर्जन मेमोरी ऑर्ब्स को पचाने के बाद माइकल को थोड़ा आराम चाहिए था। कुछ ही समय बाद ईगल आइज रॉक आइज में अपग्रेड हो गया, जिससे उसके शरीर में स्थायी परिवर्तन आ गए। इसलिए जब कई घंटे पलक झपकते ही बीत गए और उसका सामना किसी दुश्मन या सहयोगी से नहीं हुआ, तो उसे बहुत राहत मिली। टेकोर या एलायंस का एक भी समूह उसकी नज़र में नहीं आया। ये बहुत अच्छा था, लेकिन साथ ही उलझन भरा भी। क्या वह अलग थलग आयाम वाकई इतना बड़ा था, या लोग उस इलाके से बच रहे थे जहां से वह गुजर रहा था? माइकल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी वह आभारी था। उसे तरह तरह की बातों पर सोचने और आत्मा की तकनीकों तथा अपनी खुद की तकनीकों पर प्रयोग करने के लिए आधे दिन का अवकाश मिला। माइकल ने सीखी हुई कुछ तकनीकों में बदलाव करने और उन्हें परखने की कोशिश की ताकि वह अपनी खुद की तकनीक बना सके। यह एक ऐसा काम था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उन्हें इतनी खुशी मिलने की उम्मीद कभी नहीं थी। दुर्भाग्यवश आधा दिन अपनी खुद की तकनीक विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर माइकल इतने कम समय में अपनी खुद की आत्मा तकनीक बना लेता तो यह अजीब होता। आखिर वह कोई दिव्य प्रतिभा का धनी तो था नहीं। जैसे ही माइकल ये तय करने वाला था कि क्या वह अपना अवकाश समाप्त करके शिकार करने के लिए कुछ टेकुर की तलाश शुरू करना चाहता है, तभी कुछ बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स उसकी नज़रों के सामने आ गए। वे अभी भी उसकी वर्तमान स्थिति से कुछ किलोमीटर दूर थे, लेकिन उस दूरी को पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। माइकल उनकी दिशा में दौड़ा और अस्थायी रूप से उनके संयुक्त समूहों के साथ जुड़ गया। मुझे लगता है कि तुम माइकल फेंग हो। तुम उतने ताकतवर नहीं दिखते जितना अफवाहों में बताया जाता है। संयुक्त समूह का नेतृत्व कर रहे वॉरलॉक सेंटोर ने सबसे पहले माइकल से बात की। उसकी कर्कश आवाज में व्यक्त निर्णय माइकल तक तुरंत पहुंच गया। प्रमुख वॉरलॉक सेंटोर ने अपनी भारी तलवार माइकल के ठीक बगल में जमीन पर पटक दी, लेकिन माइकल जरा भी नहीं हिला। माइकल ने बस वॉरलॉक सेंटोर को घूर कर देखा। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं और उनके आसपास तनाव बढ़ता जा रहा था। नहीं, इसे भूल जाओ। तुम्हारी आंखें तीव्र लग रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ टेकुर से लड़ाई की हो। क्या तुमने उनमें से कुछ को मार डाला? वॉरलॉक सेंटोर ने अपने होठों के बाएं कोने को ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा। माइकल ने अपनी भौहें उठाईं और रॉक आइज और स्पिरिट गेज पर 3 बार एनहेंसमेंट का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि उसने स्पिरिट डिस्टर्बेंस के एक ही इस्तेमाल से वॉरलॉक सेंटोर पर हमला कर दिया। मैंने कुछ टेकुर से लड़ाई की और उन्हें मार डाला। ये बिल्कुल सही है, माइकल ने जवाब दिया। तभी स्पिरिट डिस्टर्बेंस का उसके लक्ष्य पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। प्रमुख वॉरलॉक सेंटोर को माइकल से कुछ करने की उम्मीद थी, लेकिन वह आध्यात्मिक हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, और उससे भी कहीं ज्यादा घातक बल वाले हमले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वॉरलॉक सेंटोर की भारी तलवार पर पकड़ ढीली पड़ गई और जैसे ही उसके मन में विनाश की लहर दौड़ी, वह लगभग तलवार छोड़ ही देता। वह दर्द से कराह उठा और उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर भी वॉरलॉक सेंटोर हिला तक नहीं। उसके पैर नहीं लड़खड़ाए और न ही वह पीछे हटा। वह बस माइकल को देखता रहा। उसके होठों के कोने और भी खुल गए और एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गए। कितना घमंडी कमीना है, मुझे तुम पसंद हो। वॉरलॉक सेंटोर जोर से हंस पड़ा। कुछ समय के लिए हमारी टीम में शामिल हो जाओ। हमें तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है। बेशक, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बच जाओ, माइकल ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं यही कहना चाहता था, वॉरलॉक सेंटोर ने माइकल के कंधे पर जोर से थपथपाते हुए कहा। अन्य बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोर्स ने उनकी बातचीत को थोड़ी दिलचस्पी से देखा। ये बात दिलचस्प थी कि उनके नेता ने माइकल को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया, लेकिन माइकल के बारे में सबने पहले ही सुन लिया था। ये सर्वविदित था कि माइकल ने कोलोसियम में उनके लोगों के लिए क्या किया था और कैसे उसने उनके लिए लगभग अपने ही लोगों पर हमला कर दिया था। साथ ही उसने पूरे ट्राइटन गठबंधन को जो महान सेवा प्रदान की थी। सरदार और युद्ध पुजारिन ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि ध्वज युद्ध में माइकल की उपेक्षा न करे और जब तक वह कोई अपमानजनक या निंदनीय कार्य न करे तब तक उसका समर्थन करे।
मैं बस एक बात साफ कर देना चाहता हूं, माइकल ने बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस के चेहरों पर नजर घुमाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम लोग टेकुर के खिलाफ अकेले ही आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हो या नहीं। मैं हर हाल में लड़ाई में शामिल होऊंगा। अगर तुम्हें अपनी पवित्र व्यक्तिगत लड़ाइयों में किसी का दखल पसंद नहीं है तो मुझे वहां से चले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। माइकल जानता था कि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस अपनी ईमानदारी के लिए खुद ही मुसीबत बन जाते थे। टेकोर के खिलाफ ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस टेकोर पर तब तक हमला नहीं करते जब तक उनके साथी उनसे सीधे युद्ध में न उलझे हों। इसी वजह से टेकोर के खिलाफ पहली लड़ाई में एलायंस के 15 सदस्य मारे गए थे। माइकल नहीं चाहता था कि ऐसा दोबारा हो। हम देखेंगे कि क्या तुम हमारी लड़ाइयों में शामिल होने के लिए काफी तेज हो या फिर हम तुम्हारे कुछ करने से पहले ही उन्हें खत्म कर देंगे। प्रमुख वॉरलॉक सेंटोर ने अपने स्वर में बड़े आत्मविश्वास के साथ शेखी मारी। माइकल ने उस उत्तर को स्वीकार किया और बाईं ओर इशारा किया। उनकी वर्तमान स्थिति से काफी दूर 8 टेकुरों का एक समूह मैदानों से होकर गुजर रहा था। देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे पश्चिम में 8 टेकुर हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। टीम वर्क। माइकल किसी बेसुध कठपुतली की तरह टेकुर की ओर नहीं दौड़ा। उसने रोक आइस का इस्तेमाल करते हुए टेकुर का अवलोकन किया और बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस की हमलावर भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता रहा। उनकी टीम में 20 से भी कम सदस्य थे, लेकिन कुल 7 टेकुर थे। सामान्य परिस्थितियों में इतने छोटे समूह के साथ इतने सारे टेकुर पर हमला करना आत्मघाती होता, लेकिन किसी भी बरसेरकर और वॉरलॉक सेंटोर को इसकी परवाह नहीं थी। शस्त्राधि, शारीरिक क्षमता, सुदृढ़ीकरण और आभा शक्ति का एक साथ उपयोग करके बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस को निकट युद्ध में लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी जनजातियों द्वारा सिखाई गई विरासत तकनीकों का उपयोग करके अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर किया और थोड़े समय के लिए ही सही, उच्चतम स्तर की युद्ध क्षमता प्राप्त की। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस बहुत तेज थे। उनकी तीव्र गति माइकल की गति से भी तेज थी, जबकि माइकल के शरीर पर 6 गुना संवर्धन लागू किया गया था। माइकल बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस से निकलने वाली शक्ति के विस्फोट को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन टेकुर अप्रभावित प्रतीत हुए। उनके आर्टिफैक्ट्स प्रकट हुए और उनके सोलर ट्रेड्स फूट पड़े। एक टेकुर ने एक विशाल सुनहरी घंटी बुलाई। घंटी हवा में तैरती हुई जोर से बजी। माइकल के कान बजने लगे और उसे अचानक चक्कर आने लगा। टेकुर को सभी दुश्मनों पर एक साथ असर डालने के लिए अपनी आत्मा तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस जोरदार घंटी की आवाज का दूसरे टेकुर पर जरा भी असर नहीं हुआ। इसके विपरीत, जैसे ही वे एक साथ आगे बढ़ने लगे, उनका तालमेल और टीमवर्क नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दूसरी टेकुर ने भी अपनी सोल ट्रेड का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने खुद को रोकने के बजाय तुरंत अपनी सोल टेक्निक का प्रयोग किया। माइकल एक नज़र में समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। टेकुर के शरीर से लाल रंग की ऊर्जा लंबी लंबी डोरियों के रूप में निकली। ये डोरियां दूसरी टेकुर से जुड़ गईं और उनके शरीर को घेर लिया, जिससे उनके चारों ओर एक अंधेरा और उदास वातावरण बन गया। लाल ऊर्जा गहरी, लगभग काली थी। यह अशुभ थी और इसने युद्ध क्षेत्र में तनाव को तुरंत बढ़ा दिया। इसने टेकुर की शक्ति, दबाव और ऊर्जा संचार को भी बढ़ा दिया। यह एक ऐसी भयावह आभा थी जो दुश्मनों में भय पैदा करती थी और साथ ही साथ सभी नामित सहयोगियों को मजबूत करती थी। गोल्डन बेल और इन्फेनल ऑरा पहले से ही कुछ परेशानी खड़ी करने के लिए काफी थे। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस बुरी तरह से वश में हो गए थे। दिशाभ्रम पहले से ही काफी परेशानी का कारण था, लेकिन इन्फेनल ऑरा ने इसे और भी बढ़ा दिया। यह असाधारण था। इसने बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस को भयभीत कर दिया और उनकी ऊर्जा के प्रवाह को धीमा कर दिया, जिससे उनकी हेरिटेज टेक्निक्स की प्रभावशीलता कमजोर हो गई। उन 2 टेकुर के अलावा 5 और टेकुर थे जिनके पास मजबूत सोल ट्रेट्स और उससे भी अधिक शक्तिशाली सोल टेक्निक्स थीं। एक टेकुर ने अपनी परछाई जैसी आकृति प्रकट की, दूसरे टेकुर ने अपने शरीर के चारों ओर लगभग 100 प्रकाश के गोले बनाए और तीसरे टेकुर ने एक छड़ी प्रकट की जिससे सुखदायक गर्माहट निकलती थी। जैसे ही शक्ति छड़ी में प्रवाहित हुई, उपचार की धाराएं आसपास फैल गईं, जिससे उन सभी को स्फूर्ति और ऊर्जा मिली जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। चौथा टेकुर पल भर में गायब हो गया। उसने अपनी सोल ट्रेड का इस्तेमाल किया और तुरंत अपनी सोल टेक्निक का प्रयोग करके अपने दुश्मनों के लिए अदृश्य हो गया। इसी बीच 5वें टेकुर ने अपने शरीर में एक अनोखे तरीके से मूल शक्ति का संचार किया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और भी बढ़ गई। उसकी मांसपेशियां फूल गईं और जैसे ही उसने जमीन पर लात मारी, उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। शारीरिक रूप से बलवान टेकुर सबसे आगे था।
वह अग्रणी वॉरलॉक सेंटोर के सामने प्रकट हुआ और भयंकर युद्ध में उलझ गया। उनके हथियारों के टकराने से चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और अग्रणी वॉरलॉक सेंटोर तेजी से पीछे हट गया। उसके उच्च श्रेणी के कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसकी मोटी त्वचा आसानी से भेद दी गई। यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी कि वॉरलॉक सेंटोर शारीरिक रूप से बलवान टेकुर की अपार शक्ति के सामने 5 सेकंड से अधिक समय तक जीवित रह सका। माइकल ने दूर से उनकी पहली मुलाकात देखी लेकिन तुरंत आगे नहीं बढ़ा। उसने अपने दिमाग में ऊर्जा का संचार किया और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि गोल्डन बेल का प्रभाव उस पर न पड़े। टेकोर किस तरह नरकीय आभा का उपयोग करके आसपास के वातावरण में भय और उदासी फैलाता है, ये जानने से आंतरिक आभा के डरावने प्रभाव को सहनीय स्तर तक कम करने में भी मदद मिली। अब मुकाबला करने के लिए केवल शैडो डोपेलगैंगर, लाइट स्फेयर्स, एक स्टाफ, एक अदृश्य दुश्मन और अपार शारीरिक शक्ति वाले टेकोर ही बचे थे। माइकल ने इंसर्ट और एनहेंसमेंट का एक साथ इस्तेमाल किया। उसने अपने समूह के हर बरसेकर और वॉरलॉक सेंटोर पर एनहेंसमेंट की 2 परतें लगाईं। उसके शरीर पर एक्सट्रैक्शन की हल्की सी परत छा गई, जिससे वह आसपास की शक्ति को अपनी ओर खींचकर उसे सोख लेता था और अपनी खर्च हुई ऊर्जा को जल्द से जल्द फिर से भर लेता था। उसने अदृश्य टेकोर का पता लगाने के लिए एनहेंसमेंट की कई परतों के साथ रॉक आइज का इस्तेमाल किया। एनहेंसमेंट के बाद रॉक आइज ने टेकोर की अदृश्यता सोल ट्रेट को बेकार कर दिया। ये बहुत अच्छा था, लेकिन माइकल को इसे अच्छे से अंजाम देना था। उसने एथिर को तलवार के रूप में प्रकट किया और उसे मजबूत बनाने के लिए कई परतों वाले संवर्धन के साथ प्रबलित तलवारची का प्रयोग किया। इसके बाद माइकल ने बचे हुए बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस को अपने दुश्मनों से लड़ते हुए देखा। पहली मुठभेड़ बेहद भयावह रही। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस शारीरिक रूप से दूसरों से कमजोर नहीं थे, सिवाय उस टेकोर के जिसके पास सोल ट्रेट था जो उसके शरीर को मजबूत बनाता था, लेकिन वे ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं थे। गोल्डन बेल और इन्फेनल ऑरा का प्रभाव टेकोर को मजबूत करने के लिए काफी था, जबकि मिस्टीरियस स्टाफ ने उन्हें और भी ज्यादा ऊर्जावान बना दिया। माइकल लड़ाई में कूदने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक लगभग अदृश्य टेकोर पर पड़ी। टेकोर चुपके से आगे चल रहे लेकिन बेखबर वॉरलॉक सेंटोर के पीछे आ गया, जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली टेकोर से भयंकर लड़ाई लड़ रहा था। टेकोर सेंटोर अपने पंजों से सेंटोर की गर्दन में छेद करने ही वाला था कि तभी वॉरलॉक सेंटोर की पीठ पर गर्म खून की बौछार हो गई। देखते ही देखते वॉरलॉक सेंटोर की पूरी पीठ खून से लथपथ हो गई। चौंककर वॉरलॉक सेंटोर ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि टेकोर अपनी छाती में घुसी चांदी की लंबी तलवार से जूझ रहा है। माइकल वॉरलॉक सेंटोर के पिछले हिस्से के पास खड़ा था और नीचे टेकोर और उसके बगल में मौजूद वॉरलॉक सेंटोर को देख रहा था। तुम पर अचानक हमला करने के लिए माफ करना, मुझे इस छोटे से बदमाश से निपटना ही था, माइकल ने हल्के स्वर में कहा। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी जब उसने टेकोर पर स्पिरिट डिस्टर्बेंस का प्रयोग किया। उसने एथिर को एक खंजर में बदल दिया और उसका बायां हाथ तेजी से आगे बढ़ा, जिससे टेकोर को हवा में ही पकड़ लिया गया। अगले ही पल एथिर खंजर टेकोर की गर्दन में घुस गया और रहस्यमयी छड़ी के अदृश्य टेकोर को शक्ति प्रदान करके उसके घाव को भरने और उसे ठीक करने से पहले ही दुश्मन की मृत्यु हो गई। अगले ही क्षण एथिर एक रक्षक में परिवर्तित हो गया, जिसे वॉरलॉक सेंटोर के सिर के ऊपर फेंक दिया गया ताकि उसे शारीरिक रूप से शक्तिशाली टेकोर के हमले से बचाया जा सके। एथिर की ढाल एक ही झटके में भेद दी गई। उसका आकार बिखर गया और माइकल को उसे पुनः बुलाने से पहले अपने युद्ध मंत्र में वापस लाना पड़ा। एथिर एक भाले में परिवर्तित हो गया, जिसे माइकल ने शारीरिक रूप से शक्तिशाली टेकोर के विरुद्ध युद्ध में वॉरलॉक सेंटोर की सहायता के लिए संवर्धन और तलवार ऊर्जा की परतों से ढक दिया। कुछ समय लगा, लेकिन एथिर स्पीयर ने टेकोर को खरोंच दिया। इससे उसे बहुत ज्यादा खून तो नहीं बहा, लेकिन एक ही बार में कई एक्सट्रैक्शन टेंड्रिल्स डालने के लिए काफी था। माइकल ने लेजेंडरी रिंग आर्टिफैक्ट में संग्रहित पावर ऑफ एनर्जी इम्प्रिंट का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को इतना भर लिया कि वह अग्रणी वॉरलॉक सेंटोर पर इंसर्ट का उपयोग करके उसकी शक्ति को कई परतों में एनहेंसमेंट डालकर बढ़ा सके। उसने पीक टियर 3 वॉरलॉक सेंटोर लॉर्ड की शक्ति को 6 परतों में एनहेंसमेंट डालकर बढ़ा दिया, जिससे वह टेकोर के बराबर खड़ा हो सका। माइकल ने लगभग 100 छोटे सुई के आकार के ग्लेसिकल उत्पन्न किए और टेकोर पर हमला करने के लिए उन पर एक्सट्रैक्शन टेंड्रिल्स के साथ इंसर्ट का बार बार इस्तेमाल किया। फिर उसने जाने का फैसला किया। वह पीछे खड़े 2 टेकोरों की ओर दौड़ा। उसके चारों ओर 1 दर्जन संपीड़ित ग्लेसिकल तलवारें प्रकट हो गईं। ग्लेसिकल तलवारें आगे बढ़ीं, लेकिन टेकोर ने आसानी से उनसे बच निकले। ग्लेसिकल तलवारों से बचते हुए उनकी चालें बड़ी ही फुर्तीली थीं, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स फटकर बर्फीली धुंध में बदल जाएंगी।
बर्फीली धुंध सैकड़ों संकुचित ग्लेसिकल में परिवर्तित हो गई और चारों दिशाओं से दोनों टेकुर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। ग्लेसिकल्स बेहद तेज थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से केवल एक ही टेकुर से टकराया। टेकुर ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए ग्लेसिकल्स से बचते हुए शान से इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। टेकुर को हर संकुचित ग्लेसिकल से बचते देख माइकल भी थोड़ा अचंभित रह गया। ऐसा नहीं था कि ग्लेसिकल्स उन्हें कोई खास नुकसान पहुंचा सकते थे। नुकसान तो बस जमने के असर, जमी हुई धुंध और ग्लेसिकल में डाले गए एक्सट्रैक्शन के अंशों से हुआ था। क्या वे निष्कर्षण के निशानों को महसूस कर सकते हैं, या उन्हें सभी हमलों से बचने का प्रशिक्षण दिया गया था? माइकल ने सोचा। उसने गोल्डन बेल वाले टेकुर पर स्पिरिट डिस्टर्बेंस का प्रयोग किया और कुछ देर तक उसी पर ध्यान केंद्रित किया। सैकड़ों ग्लेसिकल चारों दिशाओं से उसकी ओर बढ़े, जिससे टेकुर के लिए हिलने डुलने की कोई जगह नहीं बची। अंत में कुछ और हिमनदियां टेकुर पर जा गिरीं, जिनका उपयोग माइकल ने टेकुर के शरीर में जमा देने वाली धुंध और निष्कर्षण के अंश डालने के लिए किया। दुर्भाग्य से इस दौरान माइकल को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी। वो हर समय हमला नहीं कर सकता था, वरना उसे किसी न किसी प्रकार का प्रतिशोध भुगतना पड़ता। दर्जनों प्रकाश के गोले अविश्वसनीय गति से उसकी ओर उड़ते हुए आए। असली लड़ाई तो अब शुरू होने ही वाली थी। सौभाग्यवश अग्रणी वॉरलॉक सेंटोर ने शारीरिक रूप से उन्नत टेकुर पर बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे संवर्धन की 6 परतों से मजबूती मिल गई थी। हालांकि इसका नकारात्मक पहलू ये था कि प्रत्येक टेकुर ने अपनी आत्मा तकनीकों के साथ साथ अपनी आत्मा विशेषताओं की पूरी शक्ति का भी इस्तेमाल किया। तारांकन कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।